बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने स्थानीय स्वशासन के संबंध में अध्ययन किया। तो स्थानीय स्वशासन के दो प्रकार थे, एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, दूसरा नगर स्थानीय स्वशासन। तो ग्रामीण शासन के संबंध में जो हम पूर्व में ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं, तो आज की क्लास में हम स्थानीय नगर स्वशासन से संबंधित जो परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो स्थानीय नगर स्वशासन, स्थानीय नगर स्वशासन से जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया। तो जो ब्रिटिश काल में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी उसके संबंध में चर्चा करते हैं। प्रथम नगर निगम, भारत में जो प्रथम नगर निगम था मद्रास में स्थापित हुआ। तो एक सवाल हमारा ये निकला कि अगर पूछता है सर्वप्रथम भारत में नगर निगम स्थापित कहाँ किया गया, तो मद्रास में स्थापित हुआ। अब पूछ देता है कि सर्वप्रथम भारत में जो नगर निगम स्थापित हुआ या मद्रास नगर निगम की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर वो सन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्थापना कब हुई, तो 1687 और 88 इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज वाला सवाल ये देता है कभी कभार कि 1687 और 88, अगर 87 देता है तब भी आपका सही, ऑप्शन में 88 है तब भी सही। अगर दोनों दिए जाते हैं तो विवादास्पद प्रश्न है, लेकिन दोनों ही सही हैं। कहने का मतलब जो है 29 सितंबर 1688 को जो मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई। और अब यहाँ पर ये पूछ देता है कभी कभार कि इस समय ब्रिटिश के सम्राट कौन थे। तो जब 1687-88 में जब मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई उस समय ब्रिटिश के सम्राट जेम्स द्वितीय थे। जेम्स द्वितीय। अब पूछ देता है कि मद्रास नगर निगम के बाद कौन सा नगर निगम स्थापित हुआ, तो बम्बई नगर निगम स्थापित हुआ। उसके बाद बम्बई नगर निगम जो है वो 1726 में स्थापित किया गया, इसको भी जान लीजिए। उसके बाद कलकत्ता नगर निगम की स्थापना हुई। तो नगर निगम से संबंधित जो परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें सबसे अधिक प्रश्न जो है मद्रास वाला ही पूछा जाता, घुमा के पूछ देता कि मद्रास नगर निगम की स्थापना कब हुई। तो आपको सन याद रखना 1687-88। अगर प्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई तब भी आपको तो ये याद रखना 1687-88। और प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया, तो मद्रास में स्थापित किया गया। प्रश्न यही पूछेगा घुमा घुमा के, तो इसको आप याद रखेंगे तो आसानी से आप उसको कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं संविधान में जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ। तो आइए अब समझते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ। चौहत्तरवां संविधान संशोधन। पूछ देता
74वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1992 में हुआ। 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो है वो उन दोनों ही 1992 में हुए। अब कभी कभार ये पूछ देता है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो 74वां संविधान जो संशोधन संबंधित है नगर पालिकाओं से। अब यहीं से प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 का में 18 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। तो यहाँ पर कभी कभार पूछ लिया कि कितने अनुच्छेदों को जोड़ा गया, तो 18 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। कौन कौन से अनुच्छेद थे वो? अनुच्छेद आपको याद रखना है 243 तो चलेगा ही चलेगा। अनुच्छेद 243 टी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी, कुल मिलाकर 18 अनुच्छेद किसमें जोड़े गए? संविधान के भाग 9 का में जोड़े गए। तो इस तरीके से जो नगर पालिकाएं हैं संविधान के भाग 9 का में जोड़ेंगी। और कभी कभार ये पूछ देता है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनुसूची जोड़ी गई वो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो कितने प्रश्न निकले यहाँ से? 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 का में 18 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। कौन कौन से? 243 टी से लेकर 243 जेड जी तक जो है 18 अनुच्छेद होते हैं, उनको जोड़ा गया। फिर कभी कभार पूछ देता है कि 12वीं अनुसूची जो है संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ेगी। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 12वीं अनुसूची का संबंध भी नगर पालिकाओं से है। तो यह भी हो गया इसका जो संबंध है 12वीं अनुसूची का नगर पालिकाओं से। तो यहां से हमने इन प्रश्नों को चुना। अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जी तक। तो अनुच्छेद 243 पी का संबंध जो है ये संस्थाएं हैं उनकी परिभाषा से है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं के अंतर्गत जैसे जिला क्या है? तो जिला जो है जो हम पूर्व में पढ़ चुके 243 अनुच्छेद के तहत जो जिला शब्द का प्रयोग किया गया उसी के अंतर्गत जो यहाँ पर नगर पालिकाओं से संबंधित जिला है वो भी आता है। जो राज्य क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत जो एक निश्चित क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर गठित किया जाता है उस जिले की बात कहेगी। उसके बाद
नगर पालिका के लिए कितनी जनसंख्या और क्षेत्र होना चाहिए, इसी तरीके से नगर निगम के लिए कितना क्षेत्र और कितनी जनसंख्या होना चाहिए, और जो नगर पंचायतें होती हैं उनके लिए कितना क्षेत्र और कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, और साथ ही जनसंख्या का संबंध जो जिस जनसंख्या के आंकड़े आ चुके हैं, जो हाल में ही पूर्ववर्ती जो जनसंख्या हुई उसके जो आंकड़े आ चुके हैं उस आधार पर जनसंख्या का आकलन। तो इस तरीके से जो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इन्हीं संस्थाओं को परिभाषित किया गया। तो हमने परिभाषाओं के संबंध में अनुच्छेद 243 की जो पी के तहत परिभाषाएं शब्द हैं, वो परिभाषाएं जिला, महानगर, नगर पंचायत, नगर पालिका, और जनसंख्या को परिभाषित किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 क्यू की। अनुच्छेद 243 क्यू के तहत जो है नगर पालिकाओं के गठन की बात कही गई है। तो यहाँ पर आपको नगर पालिकाओं के गठन, तो गठन के अंतर्गत ये जो गठन 3 प्रकार से इनका गठन किया गया। नगर पंचायत, और दूसरा नगर पालिका, और तीसरा नगर निगम। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 243 क्यू के तहत किया गया। तो अनुच्छेद 243 आर के तहत, अनुच्छेद 243 आर के तहत जो है नगर पालिकाओं का संगठन, तो नगर पालिकाओं के संगठन के अंतर्गत नंबर 1 नगर पंचायतें, और उसके बाद नगर पालिकाएं, और उसके बाद नगर निगम। अब यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से समझ लेना आवश्यक है। नगर पंचायतों के अंतर्गत जो है जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो नगर पंचायतें हैं 5000 की जनसंख्या से 1 लाख से कम
जनसंख्या पर गठित होंगी। और इसके अंतर्गत जो नगर पंचायत का एक अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे। तो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे उनको चेयरमैन कहा जाता है, और जो सदस्य हैं उनको सभासद। अब यहाँ पर जो सभासद हैं वो नगर पंचायत के जो वार्ड होते हैं उनके सदस्यों द्वारा, वार्ड के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नगर पंचायत के सदस्यों को चुना जाएगा। अब बात आती है चेयरमैन होते हैं उनको, जो राज्य विधानमंडल है समय समय पर इनका चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की जो नगर पंचायत है उसकी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव करवा दिया जाता है, और कभी कभार अप्रत्यक्ष रूप से जो सदस्य या सभासद चुने जाते हैं नगर पंचायत के उनके द्वारा भी उसका चुनाव हो जाता है। तो इस तरीके से हमने नगर पंचायतों के गठन से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं उनके संबंध में जाना। अब बात करते हैं नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं जो हैं वो 1 लाख की जनसंख्या है से 5 लाख से कम की जनसंख्या, 5 लाख से कम, 5 लाख से एक भी कम, जैसे 4,99,999 इस तरीके से। इसी तरीके से जो है इतनी जनसंख्या पर नगर पालिकाएं गठित की जाएगी। एक नगर पालिका का गठन जो है इतनी जनसंख्या पर होगा। जहाँ पर नगर पंचायत की जनसंख्या 1 लाख से कम रहती है वहीं इसकी जनसंख्या जो नगर पालिका 1 लाख से शुरू हो जाती है। इस तरीके से ये 5 लाख से कम तक चलती है। तो इसका जो क्षेत्र है और जनसंख्या की आबादी है वो बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं नगर पालिका अध्यक्ष बोले जाते हैं यहाँ नगर और जो यहाँ नगर पालिका के सदस्य होते हैं उनको सदस्य या सभासद कहा जाता है। तो इनका भी जो नगर पालिका के सभासद हैं उनका भी चुनाव जो है नगर पालिका के जो वार्ड होते हैं वहाँ की जो जनता है जो मतदाता हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका भी चुनाव होता है। और जो अध्यक्ष हैं उनको राज्य विधानमंडल जो नियम बनाकर कभी कभार प्रत्यक्ष रूप से भी चुन लिया जाता है और कभी कभार इन सदस्यों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भी चुना जाता है। तो इनको हमने जाना। अब बात करते हैं नगर निगम की। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ दिया, नगर निगम क्या वो 5 लाख की जनसंख्या से अधिक, 5 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले नगर में जो है नगर निगम स्थापित किया जाता है। अब यहाँ पर जो नगर निगम है, जो महानगर निगम की बात करते हैं, 74वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जो महानगर है वो 10 लाख की आबादी वाला परिभाषित किया गया है।
तो इस तरीके से जो नगर निगम की जनसंख्या है 5 लाख से शुरू होकर आगे चली जाती है। तो नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उनको हम मेयर कहते हैं। मेयर, मेयर या महापौर। और नगरपति भी कहते हैं इनको। नगरपति ये भी आ जाता है, तब इसको भी याद रखिए। 3 नाम याद रखिए। बात एक ही है, जो नगर निगम के प्रमुख होते हैं उनको हम मेयर, महापौर या नगरपति के नाम से जानते हैं। क्योंकि नगर निगम का जो प्रमुख है, नगर निगम का जो प्रमुख व्यक्ति है या प्रथम व्यक्ति है, यहाँ पर ये भी बात आ जाती है नगर निगम का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। तो नगर निगम का प्रथम व्यक्ति जो है नगर निगम के मेयर, महापौर या नगरपति, बात एक ही हुई, तो वो होते हैं। तो नगर निगम के प्रथम व्यक्ति जो है मेयर होते हैं। तो इस बात को याद रखना। और जो यहाँ पर एक बात है कि ये जो है इतनी जनसंख्या पर ये कहे जाते हैं, और इन सबका जो है कार्यकाल जो है तीनों का, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम के जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के होते हैं। तो 5 वर्ष का कार्यकाल जो है ये अनुच्छेद कभी कभार पूछ देता है, किस अनुच्छेद में, वैसे पूछता तो नहीं है। अनुच्छेद 243 यू, जो 243 यू है, यू इसको अवधि के नाम से याद करें तो अच्छा याद हो जाएगा। यू से अवधि, यह कार्यकाल। तो कार्यकाल, इन सबका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का है। 5 वर्ष से पहले अगर कोई भी संस्था किसी कारणवश भंग हो जाती है और उसका समय जो है, शेष समय 6 महीने से अधिक रहता है, तो वहां पर चुनाव कराए जा सकते हैं। 6 महीने का कार्यकाल जब शेष रहता है तो वहां पर पुनः चुनाव कराए जा सकते हैं। तो पुनः चुनाव जो होते हैं तो वो शेष अवधि के लिए ही चुनाव होंगे, ना कि 5 साल के लिए। तो इस तरीके से इनके विरुद्ध जब नगर निगम के मेयर के विरुद्ध या अध्यक्ष के विरुद्ध जब कोई भी अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया जाता है, वो जो पंचायत गठन के 2 वर्ष बाद नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत की जो प्रथम अधिवेशन से 2 वर्ष के समय के उपरांत ही अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो नगर पालिकाओं के संगठन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर समझा। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और जिनकी परीक्षा में आने की अधिक संभावना रहती है, उनको भी जान लीजिएगा। अनुच्छेद 243 एस के तहत, तो अनुच्छेद 243 के तहत जो नगर पालिकाओं की समितियां होती हैं उनकी बात कही गई है।
तो यहाँ पर विशेष बात इस बात को समझना है कि जिस नगर पालिका की जनसंख्या जो है वो 3 लाख से ऊपर होगी, वहां पर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर विशेष रूप से यही बात है कि अनुच्छेद 243 एस के तहत नगर पालिकाओं, कौन सी नगर पालिकाओं? वे नगर पालिकाएं जिनकी जनसंख्या जो है 3 लाख से अधिक है, वहां पर जो है वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस बात को समझा। अब अनुच्छेद 243 टी के तहत, तो अनुच्छेद 243 टी के तहत जो है नगर पालिकाओं के आरक्षण की बात कही गई है। ज्यादा याद अगर आप सुना रहे तो अनुच्छेद 243 और टी याद रहे, उसके बाद में आरक्षण, क्योंकि जो चर्चा कर रहे हैं वह नगर पालिकाओं से संबंधित कर रहे हैं, तो कुछ ना याद रहे तो नगर पालिकाओं के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती है तो जान ही चुके हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर टी के अंतर्गत आपको एक शब्द याद रखना है, ज्यादा याद करेंगे तो ज्यादा मेमोरी फुल होगी, तो आरक्षण याद रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आरक्षण जब याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अनुच्छेद 243 के तीन आरक्षण किसका आरक्षण है? नगर पालिकाओं को, तो आसानी से याद हो जाएगी, कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। तो आरक्षण के संबंध में क्या है प्रावधान? जो प्रावधान हमने पंचायतों के संबंध में आरक्षण में पढ़ा वही प्रावधान यहाँ पर है, क्योंकि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ वह काम तो वही करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर किसका आरक्षण? SC और ST वर्ग के लोगों का आरक्षण। तो ST और SC वर्ग के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का जब आरक्षण होगा, कैसे आरक्षण होगा? उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा, तो वहाँ की जो औरतें हैं वो भी अनदेखी नहीं हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो महिलाओं हेतु तो आरक्षण यहाँ पर भी 1/3 होगा। नगर पालिकाओं में SC और ST वर्ग की महिलाओं हेतु जो है रिजर्वेशन 1/3 होगा। तो इस बात को हमने समझा। आरक्षण की बात वही थी, जितना परसेंट जो ग्राम पंचायतों के संबंध में पढ़े, पंचायतों के संबंध में पढ़े, उसी तरीके से यहाँ पर जो नगर पालिका के संबंध में पढ़े। तो इस तरीके से इनका आरक्षण हुआ। अब इसी तरीके से अगर संपूर्ण उसमें पूछ दिया जाए तो संपूर्ण महिलाओं के लिए भी जो आरक्षण है वो 1/3, सभी वर्ग की महिलाएं इसमें समाहित हो जाएंगी, तब भी 1/3 ही रहेगा आरक्षण। तो आरक्षण के अंतर्गत हमने इस बात को जाना। अब जो उसमें चर्चा कर चुके हैं अनुच्छेद 243 यू के तहत, अनुच्छेद 243 यू के तहत जो हमने पढ़ा, यू के तहत अवधि आसानी से याद होने के लिए, अवधि का मतलब कार्यकाल, कार्यकाल किनका? नगर पालिकाओं को। तो इस तरीके से हमने इसको भी समझा। कुछ नहीं याद रखना, केवल यू रखिए याद, यू से अवधि हो गई, अवधि को कार्यकाल भी कहते हैं, हो गया याद। अब अनुच्छेद 243 बी के तहत, अनुच्छेद 243 बी के तहत जो है इनकी निर्हरताएं हो गई। निर्हरताएं, निर्ताओं को अयोग्यता भी कहा जाता है। क्या अयोग्यता? जो विधानमंडल
जो नियम और शर्तें बनाता है उसके अनुरूप कोई व्यक्ति उन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो अयोग्य हो जाता है, निरर्ह हो जाता है। इस तरीके से जो व्यक्ति यहाँ पर विशेष रूप से ये बात समझ लेना चाहिए कि 21 वर्ष की आयु जो पूरी करता हो वह नगर पालिका की जो संस्थाएं हमने चर्चा की है उनके लिए वो उम्मीदवारी घोषित कर सकता है। तो उसको इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है आवेदन से कि उसकी आयु 22 वर्ष है या उससे अधिक है। कम से तो निकाला जा सकता है, लेकिन इससे अधिक जो आयु है 21 वर्ष से, उस आधार पर उसको निरर्ह घोषित नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद डी के तहत ये जाना। अब अनुच्छेद बहुत आसानी के साथ याद कीजिए। तो अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत आप याद रखिए वाट, जो वाट है वो उसमें शक्ति भी होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर शक्ति होगी, किसकी शक्ति? नगर पालिकाओं की शक्ति। तो इसकी जो शक्ति है नगर पालिका की शक्तियां और प्राधिकार, ये अनुच्छेद 243 डब्ल्यू वाट को याद रखिए, आसानी हो जाएगी याद करने में। तो इस तरीके से किसकी शक्तियां? नगर पालिकाओं से। क्या शक्तियां हैं इसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर आपको याद करने के लिए कि जो नगर पालिकाएं हैं इसके अंदर जो भी संस्थाएं आती हैं उनको 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति है। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो विधि बनाने की शक्ति है पावर मिली डब्ल्यू से। अनुच्छेद 243 कितने विषयों पर? 18 विषयों पर। तो उधर हमने पढ़े थे 18 अनुच्छेद, लेकिन यहाँ पर जो है 18 विषयों पर जो शक्ति है राज्य विधानमंडल ने इनको प्रोवाइड कराई है। तो ये हमने समझा। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद। अनुच्छेद 243 एक्स की तो अनुच्छेद 243 एक्स जो है उसके तहत नगर पालिकाओं की जो संस्थाएं उनको कर अध्यारोपित करने की शक्ति है, कर लगाने की शक्ति। अपने क्षेत्र के भीतर विभिन्न प्रकार के शुल्क और फीसें और अन्य प्रकार के जो है टैक्स वो लगाने का अधिकार नगर पालिकाओं की संस्थाओं को है। तो इसके अंतर्गत आपको ये रखना है कि एक्स के अंतर्गत कब ऐसे कम सवाल पूछे जाते हैं, फिर भी जितना अधिक याद हो उतना अच्छा है। अब अनुच्छेद 243 एक्स के बाद में वाई आएगा। वाई, तो यहाँ वाई से आय समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर जो है वित्त आयोग कर लीजिए आप, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग जो पिछले उसमें हमने पंचायतों के संबंध में जो 243 आई के तहत वित्त आयोग जो गठित किया जाता है राज्यपाल द्वारा, वही वित्त आयोग जो है नगर पालिकाओं की जो वित्तीय कार्यों की पुनरीक्षण करेगा। तो वित्तीय कार्यों का पुनरीक्षण जो नगर पालिकाओं की है वो वित्त आयोग करेगा। कौन सा वित्त आयोग? जो वित्त आयोग पंचायतों हेतु गठित किया गया था 243 आई के तहत, वही वित्त आयोग इनके जो नगर पालिका के वित्तीय कार्यों की पुनरीक्षण करेगा। तो यहाँ पर ये बात हमने समझी
तो वही बात है, वित्त आयोग का गठन जो है वो राज्यपाल करते हैं और इसका काम यही है कि इन संस्थाओं को वित्त प्रदान करना और जो राज्य की संचित निधि होती है उससे इनको अनुदान दिलवाना। तो इस तरीके से हमने वित्त आयोग के संबंध में जो अनुच्छेद 243 बाई के तहत जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 जेड के तहत जो नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा होती है। तो इसमें याद रखिए, लेखाओं की संपरीक्षा, लेखाओं की संपरीक्षा जो राज्य का विधानमंडल है वो नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा विधानमंडल करा सकता है। तो इस बात को याद रखना है यहाँ पर। किसके तहत? अनुच्छेद 243 जेड के तहत। अब अनुच्छेद 243 जेड ये शुरू हो जाएगा। अब यहाँ तक देखते हैं, पी से लेकर जेड तक जो है 11 अनुच्छेद हो जाते हैं, 11, और उसके बाद ए से लेकर जी तक 7 हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुल अनुच्छेद 18 आपके हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत जो है नगर पालिका के जो सदस्य और अध्यक्ष है उनका निर्वाचन है। ज्यादा न करके निर्वाचन कर दीजिए आप यहाँ पर। निर्वाचन किनका? निर्वाचन नगर पालिका के अध्यक्ष और सदस्यों। अध्यक्ष नगर पालिका से आते हैं, सभी जो संस्थाएं आती हैं उसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, इनके अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन की बात जो है ये कार्य कौन करेगा? यह कार्य करेगा राज्य का निर्वाचन आयोग, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का जो पंचायती जो संस्थाएं हैं उनका निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो वही राज्य निर्वाचन आयोग जो है नगर पालिका के सदस्य और अध्यक्षों का निर्वाचन करवाता है। तो निर्वाचन के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वोटर लिस्ट तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करने का काम, उसका संचालन करने का काम और उनका जो निरीक्षण करने का कार्य जो है राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। और इस तरीके से किस तरीके से हटाया, ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये जो है बात पिछले उससे समझ लीजिएगा आप। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 जेड बी के तहत। तो अनुच्छेद 243 जेड बी के तहत जो है जो संघ राज्य क्षेत्रों पर जो नगर पालिका संबंधी प्रावधानों का लागू होना। जो ये प्रावधान है वो संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू हो सकते हैं अगर जो राज्यपाल जो चाहे तो। इसी तरीके से अनुच्छेद 243 जेड सी के तहत ये जो है प्रावधान है, कुछ राज्य क्षेत्रों पर लागू ना होना। जैसे कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, दार्जिलिंग का
जो गोरखा परिषद क्षेत्र वगैरह इसी तरीके से जो क्षेत्र आते हैं उन पर ये लागू नहीं होते। यहाँ पर लागू होने की बात कही गई दोस्तों, जेड अनुच्छेद 243 जेड बी के तहत लागू होने की बात कही प्रावधानों को, और यहाँ पर लागू नहीं होने की बात कही गई है। तो कहाँ पर लागू नहीं होंगे? पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित, जैसे दार्जिलिंग का, गोरखा, मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो ये प्रावधान है नगर पालिका से संबंधित यहाँ पर लागू नहीं होंगे। तो अनुच्छेद 243 जेड सी के तहत हमने ये जाना। तो अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत जिला योजना समिति की बात कही गई है। जिला योजना समिति, तो अनुच्छेद 243 जेड जी के तहत जिला योजना समिति है जो जिले के विकास कार्यों के लिए योजनाओं का प्रारूप तय करेगी। तो जिला की जो विकास योजनाओं से संबंधित योजना है उनका प्रारूप तैयार करने का कार्य जो है जिला योजना समिति का है। विकास योजनाओं हेतु प्रारूप तैयार करना, किसकी विकास योजना? जिले की विकास योजना हुई। तो इस तरीके से इस जिला विकास योजना में जो सदस्य होंगे तो ग्राम पंचायत, वो नगर पंचायतों के और नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। कितने सदस्यों को? ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका के 4/5 सदस्यों को जो जिला योजना समिति में शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने जिला योजना समिति के विषय में समझा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 ई की अनुच्छेद 243 के ई के तहत जो है नगर निगम योजना समिति जिस तरीके से जिला योजना समिति कार्य करती है उसी तरीके से नगर निगम के विकास कार्यों के लिए जो है नगर निगम योजना समिति कार्य करेगी। तो इस का भी कार्य यही हुआ कि जो नगर निगम की विकास की योजना है उनके लिए जो है विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करना, विकास कार्य हेतु योजनाओं का प्रारूप तैयार करना, इसका कार्य हो गया। तो इस तरीके से इसके जो कार्य ऐच्छिक हैं कुछ और कुछ कार्य अनिवार्य हैं। तो ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत इसके जो कार्य हुए जैसे पुस्तकालय बनवाना, वाचनालय, और मेले और प्रदर्शनियां, पार्क की स्थापना करवाना,
इस तरह अजायब घरों की स्थापना करा। आदि कार्य जो है, ये कार्य जो है ऐच्छिक कार्य हो गए। और अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत यातायात व्यवस्था, आवास व्यवस्था, सफाई, जन्म मृत्यु पंजीकरण, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, इस तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी आ जाएगी। इस तरीके आज के कार्य जो है ये हैं, ये जो कार्य हैं अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आ गए। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 243 के तहत नगर योजना समिति के विकास कार्यों पर समझा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 एक्ट के तहत इसमें इसके अंतर्गत जो विद्यमान विधियां हैं, कुछ विधियां जो हैं विद्यमान विधियों का बना रहना। जो संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन हुआ, उस संशोधन से जो पूर्व विधि प्रचलित थी वो भी अस्तित्व में बनी रहेगी। कब तक? 1 साल तक। संविधान संशोधन लागू होने के 1 वर्ष बाद तक वो लागू रहेगी। तो इस बात का उल्लेख जो है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया, कोई खास महत्वपूर्ण नहीं। फिर भी अब अनुच्छेद 243 जी के तहत जो नगर पालिका संबंधी मामले होते हैं, नगर पालिका संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। तो न्यायालय जो नगर पालिका संबंधी कार्य हैं उनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जिस तरीके से जो राज्य का विधानमंडल जो नगर पालिकाओं के क्षेत्रों के सीमा का निर्धारण करता है, तो उस प्रकार के जो कार्य हैं विधानमंडल के, उन कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जो है न्यायालय नहीं कर सकता है। तो किसी भी तरीके से वो पश्चिमन कर सकते हैं और कोई भी जनसंख्या का स्तर निर्धारित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो संविधान के भाग 9 का के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न नगर पालिकाओं से संबंधित थे उनके संबंध में जानने की कोशिश की और उनको अच्छी तरीके से हमने समझने का प्रयास किया। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।